लीडर टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद दानिश और आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ आलम, एक रिसर्च स्कॉलर हैं कंप्यूटर साइंस से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन यहाँ आए हुए 14 साल हो चुके। मैं 2006 में यहाँ पर आया था और मुझे तारीख़ भी याद है। मैं 4 अगस्त 2006 में मैंने दाखिला लिया था बीए में। फिर 1 साल बीए किया। उसके बाद कुछ वक्त मैं बीए एलएलबी में भी रहा और फिर लेकिन मैंने जल्दी बीए एलएलबी को छोड़ा और फिर मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आ गया। मैंने यहाँ से बीसीए, एमसीए, फिर टीचिंग और अब रिसर्च स्कॉलर मैं हूँ। रिसर्च मेरी कंप्लीट होने वाली है कंप्यूटर साइंस में ही। तो सर, 2006 से लेकर आज तक मतलब 2020 तकरीबन 14 साल हो गए। तो 14 साल में आपने सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं? देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही देखने में या सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत ही वसी सवाल है। ये बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है। बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब मैं यहाँ पर आया, जब मैंने यहाँ दाखिला लिया और आज के माहौल के हिसाब से भी और दूसरी चीज़ों के हिसाब से भी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ज़ाहिर है जो दुनिया में हुए तो वो यहाँ पर भी हुए। और जहाँ पर अगर वैल्यूज़ की बात करें तो ओवरऑल दुनिया में, इंडिया में और हमारी सोसाइटीज़ में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं हम सभी लोग, तो वहाँ पर भी वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन हुआ। तो जाहिर है कि एमयू की तहज़ीब में भी एक बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन आ गया। तब से अब तक 14 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांसमेंट्स की बात करें तो जब मैं यहाँ आया था तो मोबाइल भी किसी किसी के पास होता था और लैपटॉप तो था ही नहीं किसी के पास। पूरे आरएम हॉल में, सिर्फ मैं आरएम हॉल में ही था उस वक्त भी, आज भी आरएम हॉल में ही हूँ। पूरे आरएम हॉल में सिर्फ एक ही कंप्यूटर था, वो भी कंप्यूटर था जिसका सीआरटी मॉनिटर होता था। वो भी बी ब्लॉक में एक साहब वो एमसीए ही कर रहे थे, उनके पास एक कंप्यूटर था, बाकी और किसी के पास कंप्यूटर भी नहीं था। तो ये तो टेक्नोलॉजी का मामला था, लेकिन वैल्यूज़ में वो उस टाइम की तहज़ीब में और आज की तहज़ीब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने ऐसा तहज़ीब में क्या चेंजेस देखा सर? देखे, और कहा जाता है कि सिर्फ जो है एक न सिर्फ एक दरसगाह है इल्म की, बल्कि ये तहज़ीब और तमद्दुन का गहवारा भी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और पूरी दुनिया में यहाँ की तहज़ीब मशहूर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही शायद वाहिद दुनिया में एक ऐसा इदारा है जिसने तालीम के साथ साथ तहज़ीब को भी अपने अंदर लिए हुए है। लेकिन जहाँ पूरी दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क में, हमारी समाज में जहाँ पर वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन हुआ, जहाँ पर तहज़ीब दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो यहाँ उसका असर जो है यूनिवर्सिटी में भी हुआ, जाहिर है। तो लेकिन उसके एक वजह हुई वो इंट्रोडक्शन ना होना। हमारी यूनिवर्सिटी में कभी रैगिंग तो नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए। रैगिंग बहुत बुरी चीज़ है और अब तो गैर कानूनी भी है, लेकिन और यहाँ कभी हुई भी नहीं। लेकिन जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर होता था सीनियर और जूनियर के बीच में, तो सीनियर को जूनियर को जानने का मौका मिलता था, जूनियर को सीनियर को जानने का मौका मिलता था, तो उससे बड़े फ़ायदे होते थे। और इवन वो इतने अच्छी चीज़ होती थी। और शुरू में हालांकि थोड़ा सा वो टफ पड़ता था एक नई बच्चा जो आता था यहाँ, लेकिन वो इतनी अच्छी चीज़ होती थी कि अगर किसी का सगा भाई भी आता था तो वो भी उसका इंट्रोडक्शन करवाता था, है ना, कि भाई इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तभी ये सारे बहुत सारी चीज़ें उसके ज़रिए सीखी जाती थी। अब वो इंट्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, चूँकि वो रैगिंग ही की वजह से वो इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो उसकी वजह से बड़ा डिग्रेडेशन हुआ। और जाहिर है कि दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं। सीनियर्स की तरफ से भी फिर चीज़ें ऐसी हुई, जूनियर की तरफ से भी होती है जब जाके, क्योंकि अगर सीनियर को भी ये चाहिए, जब सीनियर अपने आप को बजाय सीनियर के बड़ा भाई समझे तो ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। और जूनियर भी अपने आप को छोटा भाई समझे तो बड़ा भाई और छोटे भाई वाला जो रिश्ता था यहाँ पर, तो ये चीज़ें हों तो जब ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसमें जो उन वैल्यूज़ को रिगेन करने के लिए कि वो दोबारा से वो चीज़ें हमारी तहज़ीब में आ जाए और हमारी इस तहज़ीब के अंदर फिर इम्प्रूवमेंट आ जाए, इसके लिए मैंने कई मरतबा कहा, पिछले वाइस चांसलर से भी मैंने कई मरतबा कहा, एक जो चीज़ हो गई
वो जहाँ तक मैं समझता हूँ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कि जो आपस में बेतकल्लुफ़ी बढ़ गई और आपस में बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस बढ़ गई जिसे कहते हैं, वो इस वजह से कि यूनिवर्सिटी के जो रेसिडेंशियल हॉल्स हैं उनको अब फैकल्टी वाइज बना दिया गया। पहले ये फैकल्टी वाइज नहीं थे, 2007 से ये फैकल्टी वाइज बना दी गई। जिस वक्त मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाया यूनिवर्सिटी में और मैं इस हॉस्टल में आया RM हॉल में, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी का मामला ये था अलॉटमेंट का कि हर हॉल में हर कोर्स के स्टूडेंट रखे जाते थे। और यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट ही ये है, मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट ही ये है कि एक जगह पे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोगों को एक साथ रहने का, एक साथ डिस्कोर्स और डिस्कशन और डायलॉग का मौका फ्राहम हो। ना कि अब क्या हुआ, अब उसे फैकल्टी वाइज बनाने से नुकसान ये हुआ कि एक ही सिमिलर कोर्स के लड़के एक हॉस्टल में रहने लगे। अब एक लड़का वही मेरा रूम पार्टनर है, वही हमारा जो है लैब पार्टनर होता है, वही क्लासमेट होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वो 24 घंटे मेरे साथ है। जब 24 घंटे कोई एक आदमी साथ में रहेगा तो उससे फ्रैंकनेस ज़ाहिर है ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर हमें दूसरी चीज़ों का नॉलेज भी नहीं होती। अब कई सारे यूनिवर्सिटी में कोर्सेज ऐसे हैं, इतना मामला वो हो गया कि उनके बारे में एक दूसरे को पता ही नहीं होता अब तो, है ना, कि ये भी यूनिवर्सिटी का कोर्स है कोई। तो चूँकि बिल्कुल नावाकिफ़ हैं हम एक दूसरे से। और पहले ये होता था कि जैसे एक रूम में 4 पार्टनर हैं तो पता चला एक बीटेक का है इंजीनियरिंग का, एक जो है MBBS का है और एक आर्ट्स का है, एक लॉ का है। तो 4 अलग अलग डिसिप्लिन के एक साथ हैं, तो चारों आपस में नॉलेज शेयर करते थे और एक आदमी को सारी नॉलेज होती थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। मैंने पिछले वाइस चांसलर से भी दरख्वास्त करी, मैं आपके चैनल के थ्रू, अल्लाह करे मेरी बात ये पहुंच जाए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक, कि अगर इसमें कोई नुकसान ना हो कोई ऐसा कि फिर जो है मखलूत यानी मिक्स अलॉटमेंट करें, तो इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर से तहज़ीब के मामले में। उसमें बड़े छोटे सब एक साथ रहा करेंगे और उससे तहज़ीब में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपका चैनल मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा ज़रिया है कि बात को पहुँचाने का, और मैं आप लोगों का खुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे भी ये मौका फ़राहम किया कि मैं भी अपने ख़यालात अलग अलग मौज़ूआत पर इज़हार कर सकूँ। और आप लोगों की मैंने वीडियोस देखे आपके चैनल पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी आप हर टॉपिक पे जो है आप वीडियोस बना रहे हैं। और स्टूडेंट्स को भी आपने एक मौका दिया, स्टूडेंट्स को, कि वो अपनी बात रख सकें किसी मौजू पर, है ना, वरना स्टूडेंट्स कहाँ रखेगा बात। तो इससे आपके चैनल से जो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि आपने एक ऐसा मौका दे दिया कि स्टूडेंट्स को जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे बोलने के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कई मौक़ों पर, कई मौके ऐसे आए, रिसेंटली भी कई मौके ऐसे आए जब वो जिन्ना इशू हुआ और उसके बाद भी, उससे पहले भी कई सारे इशूज़ पर, कि यहाँ के स्टूडेंट्स को बुलाया, इवन स्टूडेंट लीडर्स को बुलाया न्यूज़ चैनल ने डिबेट के लिए, तो वो बोल ही नहीं पाए। तो आपके चैनल ने ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, कि आप प्रिपेयर हों डिबेट्स डिस्कशंस के लिए, किसी मौजू पर बात करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए आपको। तो ये आपने एक तरीके से इसकी शुरुआत कर दी और इंशाल्लाह इससे मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के थ्रू बहुत फ़ायदा होगा। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, MU स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन, उसकी भी बुनियाद यही होनी चाहिए कि कैंडिडेट के वो मुख्तलिफ़ चैनल्स हों, कि 4, 5, 6, 7 इस तरीके चैनल्स हों और वो सब अलग अलग इंटरव्यू लें। और उस वे इंटरव्यूज़ ज़ाहिर है कि वो नेट पे अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, सारे लड़के उनको देखें और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करें। बोलने से अंदाज़ा हो आता है आदमी के ख़यालात का। मैं बातें कर रहा हूँ तो मेरे ख़यालात का अंदाज़ा हो रहा है, तो उसमें भी ये चीज़ें बड़ी कारआमद होती है। हमारे जो यूनिवर्सिटी में जैसे हमारे प्रोवोस्ट हैं, वार्डन्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आगे फर्दर के इन हज़रात, आपने कुछ टीचर्स के इंटरव्यूज़ लिए मैंने देखे हैं अलग अलग मौजू पर। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक आदमी के, एक टीचर के ख़यालात ज़ाहिर होते हैं, बच्चों के बीच में ख़यालात उसके पता चलते हैं। वैसे आदमी ज़ाहिर नहीं कर पाता, फेसबुक पर कितना लिखेगा आदमी। तो ये एक आपने, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपका चैनल आगे खूब तरक्की करेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़रिया बनेगा अपनी बातें रखने का और अपने को प्रिपेयर करने का, कि हम किसी बड़े मीडिया चैनल के भी सामने अगर पेश हों तो हम बेझिझक और निडर होकर, और आपका चैनल का नाम ही निडर TV है, तो आप बिल्कुल निडर बना देंगे सबको
किसी भी चैनल पर जाकर किसी भी इशू पर, किसी भी मौजू पर बोलने के लिए आप लोग ये टारगेट रखिए कि हम यूनिवर्सिटी के एक एक स्टूडेंट को हमारा निडर टीवी चैनल ये निडर बना देगा किसी भी मौजू पे बोलने के लिए। मेरी जो है क्या कहते हैं उसको, मेरी नेक दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप लोगों के चैनल के साथ है। सर एएमयू में एज अ रिसर्च स्कॉलर के अलावा आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? रिसर्च स्कॉलर के अलावा मैंने यहाँ टीचिंग, मैंने बीसीए स्टूडेंट्स के, बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और इसके अलावा जो है तो बाकी टीचिंग ही रही। मैं असिस्टेंट टीपीओ भी मुझे एक साल डिपार्टमेंट का बनाया, उसमें हमने बच्चों का प्लेसमेंट्स करवाने में जो कुछ हमारे से हो सकता था वो किया। टीचिंग के अलावा कुछ लिखने में सर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एंट्रेंस के लिए एमयू में जो एंट्रेंस होते हैं उसमें 11th एंट्रेंस और बीए एंट्रेंस के लिए जो किताबें आती हैं वो मैंने लिखी हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक कल्चर, तो मैंने उससे रिलेटेड किताब लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से वो किताब मार्केट में चल भी रही है, लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं उससे। उस किताब का क्या नाम है सर? द ट्रू गाइड उस किताब का नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के अच्छे फीडबैक उससे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा भी हुआ है। और अभी भी मेरी कोशिश जारी है कि मैं और किताबें लिख रहा हूँ, एंट्रेंस से रिलेटेड भी और अपने फील्ड से रिलेटेड भी मैं किताबें लिख रहा हूँ। अच्छा सर, आज के टाइम में जो ये कोरोना वायरस की जो महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, एक कोटेशन हमने बचपन में ही पढ़ा था और सुना भी कई मरतबा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं समझता हूँ कि कोरोना से रिलेटेड इस सेंटेंस से बेहतर अभी तक कोई जो है उसकी दवा तो बनी नहीं, दवा तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक तो सिर्फ इसका प्रिवेंशन है। तो इसलिए हमें यही चाहिए कि भाई अभी तो जितने भी हम प्रिवेंशन के मेजर्स स्टेप्स ले सकते हैं वो ही हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन, कोई दवा इस तरीके से अभी इसकी ईजाद नहीं हुई। तो तब तक हमें जो है इसके प्रिवेंशन के मेजर्स पर ही गौर करना होगा, जितना भी हम अपने लेवल पर कर सकते हैं। क्योंकि मेजर चीज़ यह है कि जाहिर है कि एक वायरस है, और वायरस से लड़ने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा ताकत से वो उससे वायरस से लड़ पाती है, और उतनी जल्दी जो है वो पेशेंट रिकवर हो जाता है। अभी तक सर कोरोना वायरस के अलीगढ़ में कितने केसेस आ चुके हैं? अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है कि 2 केसेस आए थे, उनकी डेथ भी हो चुकी है। अभी 2 केसेस और अभी जो है वो आए हैं सामने, वो एडमिट हैं। तो अभी तो 4 केसेस ही टोटल अलीगढ़ में पता चले हैं। तो इसका मतलब अलीगढ़ के अंदर कोरोना वायरस ने अपना जो है जमाव रख दिया है, मतलब धीरे धीरे करके स्टार्ट हो चुका है। हाँ, हम लोग बहुत खुश थे। तकरीबन 1 महीना लॉकडाउन चलते हो गया, 1 महीने में हर जगह केसेस आ चुके कि भाई अलीगढ़ माशाल्लाह इतना बड़ा शहर भी है, तमाम चीज़ें हैं, बाहर के भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहते हैं, यहाँ से भी बाहर लोग काफ़ी रहते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम था कि यहाँ पर अभी तक एक भी, फॉर्चुनेटली कि यहाँ पर एक भी केस अभी तक नहीं था। लेकिन एक जो है मामूली गलती की वजह से जो है चीज़ें ये हो गई कि वो, बहरहाल बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन वो शायद उस स्टेज में नहीं जाती अगर उसका इनिशियल स्टेज में वो पता चल जाता है। इसका हमें अफसोस है। तो सर जिस तरीके से अलीगढ़ में ये केसेस बढ़े हैं, तो इसके बेस पर आप जो है अलीगढ़ को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो अभी मौजूद हैं, तो उनको किस तरीके से अवेयर कराना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी तो सिर्फ प्रिवेंशन है, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं या जो लोग अपने घरों में हैं। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने सर्कुलर्स निकाल रही है, लगातार वो फिक्रमंद हैं यहाँ के लोगों की सेहत के बारे में, और वो बार बार अपने सर्कुलर जारी भी करते हैं कि भाई कम से कम जो बहुत ही कोई अर्जेंसी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उसी केस में जो है हम अपने कमरे से या घर से बाहर निकले, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं हैं, और वो एहतियात करें एक दूसरे से ज़्यादा मिलने मिलाने में भी। क्योंकि घर में तो ये होता है कि हम लोगों को मालूम होता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कि सबकी हमें पता होता है। अब यहाँ हॉस्टल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे अभी तकरीबन 300 स्टूडेंट्स आ रहे हैं हॉल में। अब कौन कहाँ जा रहा है ये किसी को पता ही नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, कोई पूछ कर भी नहीं जाता कोई किसी से। तो इसलिए हमें पता, इसलिए एहतियात करना चाहिए कि हम जो है वो फिज़िकल सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ताकि उससे टच में ना आए, क्योंकि किसी का हिस्ट्री का पता नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, दूसरा कहाँ जा रहा है। तो इसलिए पहले तो निकले ही नहीं बाहर। जब हमें सारी चीज़ें यहाँ, नाश्ता खाना सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं, तो फिर क्यों हम बाहर जाएँ। फिर भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो जाएँ, लेकिन उसे तुरंत करते ही जो है वापस चले आएँ। अच्छा सर, जैसा कि अब ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, 1-2 दिन बाद जो रमज़ान स्टार्ट है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
देखिए इस बार रमज़ान, हालांकि अब ये कुदरती चीज़ है, कौन इसको जो है वो क्या कर सकता है, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरीके से देखा होगा कि रमज़ान में अफ्तार के टाइम जो होता है, शाम के टाइम थोड़ी गैदरिंग रहती है, तो उस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, गैदरिंग तो देखिए कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, अभी तक है भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, इसीलिए डाइनिंग हॉल से भी खाना रूम के अंदर जो है सर्व किया जाने लगा, और वो इसी तरीके से यहाँ अरेंजमेंट रहेगा अफ्तार वगैरह का भी, तो इसलिए उसमें गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए तो हर चीज़ के लिए ना कानून बनाया जा सकता है और हर चीज़ को ना इन्फोर्स किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें सिटीजन्स के और आम आदमी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इतने सारे सर्कुलर्स निकाल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, पुलिस भी जो है वो सख्ती कर रही है, लेकिन फिर भी लोग निकल जा रहे हैं। तो इतने हम सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे, सेल्फ डिफेंसिव नहीं बनेंगे और सेल्फ प्रोटेक्टिव नहीं बनेंगे, इतने हमारा कोई कुछ नहीं जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें हमारा इस टाइम हमारा ही कंट्रीब्यूशन और हमारे ही जो है वो अक्ल से काम लेना काम करेगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है। इसलिए हमारा ही इसमें अहम रोल होगा कि हम जो है, ठीक है, हर बार पिछली बार बहुत सारे रमज़ान हमारी लाइफ में आ चुके, और इंशाल्लाह ताला हयात रही, ज़िंदगी रही, तो आगे भी बहुत सारे जो है रमज़ान हमारे सामने आएंगे। हम उनमें खूब अफ्तार पार्टी और अफ्तार के अरेंजमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बहुत मौके इंशाल्लाह ताला आएंगे अगर सेहतमंद रहे और इस दुनिया के अंदर रहे। और तो इस बार थोड़ा सा ये कर लें कि अकेले अकेले और अपने अपने रूम्स में, अपने अपने घरों में अफ्तार वगैरह का अरेंजमेंट करें। इसी तरह तरावी जो अहम नमाज होती है रमज़ान में ख़ास तौर से, तो उसमें भी ये करें कि अपने अपने कमरों में ही अकेले अकेले पढ़ लें। ज़ाहिर है कि इबादत का महीना है, और रमज़ान, मैं आपको ये बात बता दूं आपके चैनल के थ्रू कि रमज़ान लफ्ज़ का मतलब होता है, मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग रमज़ान लफ्ज़ का होता है जला देना, यानी कि गुनाहों को जला देने वाला महीना है ये, गुनाहों को ख़त्म कर देने वाला महीना है ना। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमारे से अब इबादत में कोई ऐसा काम ना हो जाए। इबादत किस चीज़ को कहा गया है? इबादत बंदे और अल्लाह के बीच के ताल्लुक़ का नाम इबादत है। इबादत वर्ड ही अब्द से बना, अब्द मतलब बंदा, इबादत मीन्स बंदगी, यानी अपने मालिक की, अपने रब की, अल्लाह की उन बातों को मानना जो उसने कहा है करने के लिए, और जिन चीज़ों से उसने रोका है हम उन चीज़ों से रुकें। अब उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि हमारे से, और जो बहुत अहम चीज़ है कि हमारी वजह से कोई काम ऐसा ना हो, है ना, कि अब जब यहाँ तक ये आया, आप बताइए, इस्लाम में यहाँ तक ये चीज़ है कि कोई अगर आदमी सो रहा हो, आप उसके बराबर में तेज़ आवाज़ में कलाम पाक मत पढ़िए, तेज़ आवाज़ में उसके बराबर में। हालांकि कुरान शरीफ पढ़ना कितना बड़ा सवाब है, एक हरफ पे 30 नेकी मिलती हैं, लेकिन कोई अगर सो रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, आप उसके बराबर में कुरान शरीफ तेज़ आवाज़ में ना पढ़ें। ये इस्लाम की तालीम है। तो अब वो इस्लाम कैसे इजाज़त हमें दे सकता है कि कोई हम इबादत के नाम पे कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारी सोसाइटी और हमारे जो है हमारे आस पड़ोस के लोग या मुल्क के लोग जो है तकलीफ़ में आ जाएं। तो इसलिए जो है इस्लाम का तो बड़ा क्लियर कट मामला है, और अल्लाह ताला नियत देखता है, दिल देखता है, और हमारे दिलों को देखता है कि हमारे दिल में क्या है। वरना आदमी लाख सजदे करता रहे और अगर उसका नियत सही नहीं है तो वो एक भी मकबूल नहीं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि इफ्तार के टाइम जो है गैदरिंग ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, और तरावी जो है अपने घर पर ही पढ़ें। जी जी बिल्कुल। ओके। तरावी और जो है तरावी वगैरह और तमाम इबादतें, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह, वो सब हमारे लिए तो ख़ास तौर से जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में यहाँ रुके हुए हैं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने रूम पे रहें आराम से, सब कुछ खाना, अफ्तार, सहरी सब रूम पे ही मिलेगी। तो इससे अच्छी बात क्या होगी, अपने रूम पे ही रहें। और इसके अलावा एक चीज़ ये मैं आखिर में ये बात अर्ज़ कर दूँ कि देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनका, जैसे अपनी, हम क्या कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं हम उतना तो करें। हम क्या, आप साफ़ सफाई से रह सकते हैं, अपने रूम्स को साफ़ सफाई से रख सकते हैं, डेली हम नहा सकते हैं, डेली हम नहाएं। अगर बाहर किसी वजह से जो है जाना हुआ हमारा तो आते ही हम नहाएं। यूनिवर्सिटी की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं, हर हॉल में 2-2 3-3 सैनिटाइज़र लगाए भी गए हैं, यहाँ गेट पे भी लगा हुआ है, हर हॉल के गेट पे लगा हुआ है। तो जब बाहर से आएँ तो उसको सैनिटाइज, अब ये तो सेल्फ अवेयरनेस की चीज़ है। अब इसको कौन हमें बार बार वो करवाएगा कि बार बार हमें हमारे हाथ सैनिटाइज कर दे, तो सेल्फ अवेयरनेस की चीज़ है। हम खुद अपनी जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखें और ऐसी चीज़ों का हम उससे परहेज़ करें जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो, और ऐसी चीज़ें खाने की और पीने की कोशिश करें
में, जैसे पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, सिट्रस फ्रूट से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है ना। कलौंजी ये सीरत में जो है, इसका सीरत नबवी में और तिब नबवी में इलाज है कि मौत के अलावा हर बीमारी से, तो कलौंजी अगर मिल जाए आसानी से तो उसका इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें जितना हमारे हाथ में है इंशाल्लाह उतना हम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। और सबके लिए दुआ भी करें। रमज़ान में दुआएं बहुत कबूल होती हैं। रमज़ान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हदीस में आया है। पहला पार्ट पहले 10 दिन इसके रहमत के होते हैं, दूसरे मगफिरत के, और तीसरे जहन्नम की आग से खलासी की। और इसमें दुआएं इफ्तार के वक्त ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी इंसानियत की भलाई चाहें और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा से, इस बीमारी से, इस परेशानी से सबको अपने अमान में, अपनी हिफाजत में रखे, पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए और जल्द से जल्द इस बीमारी का खात्मा अल्लाह ताला पूरी दुनिया से फरमाए। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर परवेज़ आलम, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में बताया, रमज़ान के बारे में बताया, और 2006 से 2020 तक तकरीबन 14 साल वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे। उसने क्या क्या चेंजेस आए, किस किस तरीके के स्टूडेंट्स आए यहाँ पर, क्या क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए और किस तहज़ीब में क्या चेंजेस आए।